नमस्कार मित्रों, आप सभी को स्वागत है हमारे ऑनलाइन चैनल टारगेट विद पीएस परिवार पर। मैं अभिषेक तिवारी। आज आप लोगों की ज्योग्राफी की सेकंड क्लास है। अभी तक हम लोगों ने देखा है वायुमंडल में, तो वायुमंडल का एक बार हम लोग ब्रीफ कर लेते हैं कि वायुमंडल में आप लोगों ने क्या क्या चीजें पढ़ी। तो वायुमंडल में हम लोग जब पढ़ रहे थे तो 3 पार्टों में हमने डिवीजन किया था। एक तो हम लोगों ने किया था गैस के लिए कि गैस होती है वायुमंडल में, क्लाइमेट में आपके गैस है। दूसरी हमने बात कही थी यहां पर कि जल वाष्प है, ठीक है। दूसरी बात क्या कही थी हम लोगों ने कि यहां पर वाटर पेपर या जल वाष्प है। और तीसरा पॉइंट जो आता है हमारा एरोसोल का आता है। क्या आता है? एरोसोल का, ठीक है, एरोसोल का। ठीक, 3 पॉइंट हम लोगों ने बात कही थी। तो फर्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं कि गैस, तो गैस के पॉइंट को हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया था। जहां तक मुझे लग रहा है यदि आप लोगों को नहीं समझ में आया है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट जरूर करिए। मैं आप लोगों के लिए फिर से जो कमेंट आएंगे उनके लिए एक इंडिविजुअल क्लास, जहां से हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट आएंगे और जो आप लोगों को नहीं समझ में आएगा मैं उसके लिए रेडी हूं और मैं आपको वहां से फिर से पढ़ाऊंगा। वो चीजें फिर से एक बार एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा जिससे आप लोगों का कोई सिंगल टॉपिक ऐसा ना रहे जहां पर आप लोगों का कंफ्यूजन हो, क्योंकि पेपर में इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आता ही आता है, तो यहां से हम लोगों को चीजें देखनी होंगी। नेक्स्ट बात करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे जिस टॉपिक पर, वो बात है हम लोगों की जल वाष्प का। जो सेकंड टॉपिक है हमारा जल वाष्प, ठीक है। जल वाष्प हमारी अर्थ में कैसे वर्क करता है, चीजों को कैसे समझाता है, कैसे चीजों के साथ को रिलेट करता है, इस चीज को हम लोग देखेंगे आज अपने इस टॉपिक पर। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना एरोसोल का। सेकेंड पॉइंट पे बात करते हैं जल वाष्प, ठीक है। सेकेंड पॉइंट हम लोगों का क्या है? जल वाष्प, ठीक है। इन चीजों को याद रखने वाले पॉइंट है। मेरे हिसाब से मैं जिस तरह से पढ़ा रहा हूं उस तरह से आपको याद करने की आवश्यकता नहीं होगी। बस आप लोगों को क्या करना होगा, एक लाइक का बटन है उसे दबाना होगा, क्योंकि मुझे भी पता चले, मुझे भी एक प्रोत्साहन मिले आप लोगों की तरफ से कि आप लोग मेरी चीजों को समझ पा रहे हैं और आप लोगों को अच्छा लग रहा है। तो मुझे भी अच्छा लगे तो मुझे और जोश आएगा, आप लोगों को पढ़ाने में अच्छा लगता है, ठीक है। हम लोग बात करते हैं कि ये हमारी अर्थ है, ठीक है। ये हमारी क्या हो गई? अर्थ हो गई, ठीक है। अर्थ है ये हमारी, और ये हमारा क्या हो गया है? ये आपका वायुमंडलीय क्षेत्र है। क्या हो गया? ये वायुमंडल है आपका। अब यहां पर एक एक पॉइंट को देखें। ये वायुमंडल है, हम लोगों ने इस पर डिस्कस किया था, ठीक है। अब यहां से क्या होता है? ये हमारा सूर्य है, ठीक। एक एक स्टेप पे फिगर बनाते हुए चलिएगा। अगर मेरे साथ फिगर आप लोग बना लेंगे तो मैं ये जानता हूं कि आप लोगों की फिर कभी चीजें गलत नहीं होंगी, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आप लोगों का? सॉरी, सूर्य है। अब सूर्य से जो किरणें निकलती हैं पृथ्वी की तरफ आती हैं, ठीक है। सूर्य से जो किरणें निकलेंगी पृथ्वी की तरफ आएंगी, ठीक। तो ये क्या हो जाती है? इनको हम लोग कहते हैं सौर्य विकिरण, सौरिक विकिरण। क्या कहते हैं? सौर्य विकिरण, विकिरण। पॉइंट याद रखिएगा, इन्हें हम लोग कहते हैं सौर्य विकिरण। और जो अर्थ रिलीज करती है, जो पृथ्वी से विकिरण निकलती है, इसको हम लोग कह देते हैं भौमिक विकिरण। क्या कहते हैं? भौमिक विकिरण, ठीक है। अब यहां पर चीजें आप लोगों को समझने वाली है कि विकिरण, ठीक है। अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीज है कि अब आपको समझना क्या है। अभी हमने वायुमंडल की चर्चा की है, ठीक। अब वायुमंडल से यदि मैं ये कहूं कि इस पूरे रेंज में एक वायुमंडलीय क्षेत्र होता है, वायुमंडल में आपके एरोसोल भी होगा, वायुमंडल में आपके क्या होगा? जलवाष्प भी होगी, वायुमंडल में आपके गैस भी होगी, ठीक है। ये पूरे वायुमंडल की जब हम बात करते हैं तो ये तीनों कंटेंट आपके पाए जाएंगे वायुमंडल में, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग चर्चा करते हैं कि अब क्या होने वाला है, ठीक है। अब ये हमारी अर्थ हो गई, ठीक है। फटाफट आप लोग देखते हुए समझते हुए चलिए। ये अर्थ हो गई। अब यहां पर हम लोग डिस्कस किसको करने वाले हैं? जल वाष्प को, ठीक है। अब मानते ये हैं कि ये जो कण हैं आपके, ठीक है, ये वाले कण, जो ये कण हैं, ये क्या हो गए? ये जल वाष्प है आपकी। क्या हो गई? जल वाष्प, ठीक है। क्या है? ये जल वाष्प है। इसको हम लोग नोट कर देते हैं
जलवाष्प। फिगर वाइज आप लोग चलिएगा तो इसमें आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। जलवाष्प, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, आपका सूर्य होगा, क्या होगा, सन होगा, ठीक है। फटाक से सन की बात करते हैं, ये आपका सूर्य हो जाएगा, सूर्य, सूर्य, ठीक है। अब सूर्य की जब किरणें पड़ेंगी, ठीक है, सूर्य की क्या पड़ेंगी, किरणें पड़ेंगी, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये पूरा एरिया कवर रहेगा जलवाष्प से। सूर्य की किरणें पड़ेंगी, ठीक। जब सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आती हैं, किस पे आती हैं, पृथ्वी पर आती हैं सूर्य की किरणें, तो जलवाष्प क्या करता है, आखिर जलवाष्प का काम क्या है, ठीक। तो जलवाष्प क्या करेगा, सूर्य की किरणों को अवशोषित कर लेगा, ठीक है। यहां पर क्या करेगा, जलवाष्प सूर्य की ऊर्जा को या ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है। क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। वर्ड याद रखिएगा कि क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, ठीक है। अभी ये नीचे नहीं आया, सूर्य की किरणों को, इनको जो इसकी ऊष्मा है, सूर्य की ऊष्मा को ये क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, या सूर्य की कुछ किरणों को अवशोषित कर लेता है, और या फिर किरणों को अवशोषित कर लेता है। दोनों चीजें याद रखिएगा कि कुछ भी आपको मिल सकता है, किरणों को अवशोषित कर लेता है, ठीक है, अवशोषित कर लेता है। अब यहां पर अवशोषित कर लेता है, तथा अन्य जो किरणें आएंगी उन्हें क्या कर देता है, परावर्तित कर देता है। मतलब क्या कर देगा, बची हुई किरणों को वर्तित कर देता है, ठीक है, कि इसको क्या कर देता है, परावर्तित कर देगा। मतलब सूर्य की किरणें जब पृथ्वी पर पड़ेंगी तो ये क्या करेगा, जलवाष्प सूर्य की किरणों को जब अर्थ पर आ रही होंगी, ठीक है, ये आपकी अर्थ हो गई, ये आपका सन हो गया, ठीक है, सन। यहां से जो किरणें आई इन पे पड़ी, किस पे पड़ी, जलवाष्प पर पड़ती है। अब जलवाष्प पर जब पड़ेगी तो ये कुछ किरणों को अवशोषित कर लेगा, लेकिन शेष किरणों को क्या कर देगा, परावर्तित कर देगा। क्या कर देता है, परावर्तित कर देता है, ठीक है। अब परावर्तित कर देता है तो यहां पर आपको समझने वाली बात है कि यह पृथ्वी तक नहीं आती हैं। मतलब ये किरणें जब जलवाष्प होगी तो सूर्य की किरणें पृथ्वी तक नहीं आ पाती हैं। सूर्य की किरणें पृथ्वी तक नहीं आ पाती हैं। कहां तक, पृथ्वी तक नहीं आ पाती हैं, नहीं आ पाती हैं, ठीक है। अब नहीं आ पा रही हैं तो अब सोचने वाली बात है कि यहां पर जब सूर्य की किरणें क्या हो गई, परावर्तित हो गई। अब यहां पर पृथ्वी पर इसका ताप नहीं प्राप्त हो रहा है, तो यदि हम यह कहें कि सूर्य की किरणें नहीं आ रही, ये क्लियर हो गया। जब जलवाष्प से टकराएगा, एक चीज और आप लोगों को जानना है कि ये जो बूंदे हैं, ये जो पॉइंट है, ये जलवाष्प है सारा, जब इससे सूर्य की किरणें टकराएंगी तब वह पृथ्वी पर नहीं पहुंचेगी। परंतु यदि हम यहां पर देखें कि गैप है, ठीक है, जब यहां पर सूर्य की किरणें आएंगी तो यह किरणें क्या होंगी, पृथ्वी तक पहुंचेंगी। यदि यहां पर और घने अगर जलवाष्प के कण आ जाएंगे तो फिर जलवाष्प के कण के कारण पृथ्वी पर सूर्य तप की मात्रा नहीं पहुंचेगी, ठीक है। पृथ्वी तक क्या हो जाएगा, सूर्य तप की मात्रा नहीं पहुंचेगी। जब सूर्य तप नहीं पहुंचेगा तो आपको यह क्लियर होना चाहिए कि पृथ्वी के तापमान में वृद्धि नहीं होगी, ठीक है। क्या नहीं होगी, तापमान में वृद्धि नहीं होगी। पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरे पॉइंट पे देखते हैं, जब तापमान में वृद्धि नहीं होगी तो हम यहां दूसरे पॉइंट पे चलते हैं, ठीक है। अब ये समझिए, ये अर्थ है, वो फिगर आप लोग याद रखिएगा, एक एक फिगर को अलग अलग बना रहा हूं, इसका रीजन है क्योंकि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब जब हम इसकी बात करते हैं कि ये जलवाष्प है, ठीक है, अब ये जलवाष्प है, अभी सूर्य की चर्चा आप लोगों ने कर लिया, ठीक है।
सूर्य की चर्चा हो गई ना। अब यहां पर आप लोगों को देखना है कि अब क्या होगा। अब यहां से क्या होगा, पृथ्वी की भौमिक विकिरण निकलेगी, क्योंकि कल मैंने आप लोगों को समझाया था क्या कि सूर्य कि जब सौर्य विकिरण आता है तो वो कब होता है, दिन के समय में सौर्य विकिरण या सौर ऊर्जा या सोलर ताप या सोलर एनर्जी आपको कब प्राप्त होता है, दिन के समय में प्राप्त होता है, रात्रि के समय में नहीं प्राप्त होता ना। ठीक है, तो ये चीज याद रखने वाली बात है। तो यहां पर क्या होता है, ये रात्रि के समय की घटना है। किसके समय की, रात्रि के समय की, ठीक है, समय की घटना है, घटना है। ठीक है, क्लियर हुआ। ये किसके समय की घटना है, ये रात्रि के समय की घटना है। ठीक है, अब ये जो भौमिक विकिरण निकलेगी, क्या निकल रही है, इसे हम कहते हैं भौमिक विकिरण, भौमिक विकिरण। ठीक है, अब यहां से आपको समझना हो कि भौमिक विकिरण निकली, लेकिन यहां पर जब भौमिक विकिरण निकली तो ये जो आपके जलवाष्प के कण हैं, ये किसके कण हैं, ये आपके जलवाष्प के कण हैं। ठीक है, इसे समझिएगा, ये क्या हो गए, आपके जलवाष्प के कण है, जलवाष्प के कण। ठीक है, ये क्या कर लेंगे, इस भौमिक विकिरण को, क्या, इस भौमिक विकिरण को क्या कर लेंगे, पहले तो यहां पर जब ये टकराएंगे तो इनको अवशोषित कर लेंगे। क्या कर लेंगे, अवशोषित कर लेंगे। ठीक है, अवशोषित कर लेंगे। ठीक है, जब अवशोषित कर लेंगे उसके बाद क्या होगा, क्या यह भौमिक विकिरण को अनंत आकाश तक जाने देंगे या नहीं जाने देंगे। प्रश्न अब आपका बनेगा, जो आप लोग मुझसे प्रश्न कर सकते हैं, वो प्रश्न आपका यह बनेगा कि सर ये क्या, ये भौमिक विकिरण को जलवाष्प के कण पृथ्वी से बाहर जाने देंगे या नहीं जाने देंगे। तो यहां उत्तर आपको जो मिलेगा वो क्या मिलेगा कि ये भौमिक विकिरण का अधिकांश भाग इसने अवशोषित कर लिया, तथा शेष बचे भाग को यहां पर नोट कर लीजिएगा फिगर में ही, शेष बचे भाग को, क्या, भाग को ये क्या कर देगा, परावर्तित कर देगा। ठीक, क्या कर दे रहा है, परावर्तित कर देगा। ठीक है, क्या कर दे रहा है, ये शेष बचे भाग को परावर्तित कर दे रहा है। जितनी ऊर्जा उसको चाहिए उसने क्या कर लिया, अवशोषित कर लिया, और अवशोषित करने के बाद शेष बचे भाग को पृथ्वी पर परावर्तित कर दिया। मतलब यहां पर क्या है, पृथ्वी के तापमान में कमी नहीं आई। अब आपको यहां पर समझना होगा कि पृथ्वी के तापमान में कमी नहीं आई। ठीक है, यहां पर क्या नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा कि पृथ्वी के तापमान में कमी नहीं आई। ठीक, तापमान में कमी नहीं आई, कमी नहीं आई। अब जब तापमान में नहीं कमी आ रही है, क्यों, तापमान में क्यों नहीं कमी आई, भाई आनी तो चाहिए थी, क्योंकि अवशोषित कर ले रहा है, ये वहां से परावर्तित हो जा रही है। ठीक, लेकिन यहां पर इसलिए कमी नहीं आई क्योंकि इसने दिन में भी अवशोषण किया है। ठीक, दिन में भी अवशोषित किया है और रात्रि में भी अवशोषित कर रहा है। जब दोनों ही स्थिति में ये अवशोषण कर रहा है तो ऊर्जा, जो टेम्परेचर है, यदि मैं कहूं कि ये पूरा ऊपर वाली लेयर है जहां आप रहते हैं, ऊपर वाली लेयर ना ठंडी है ना गर्म है, एक अवशोषण इसका टेम्परेचर बना हुआ है, इसका तापमान बना हुआ है, तो नीचे का ताप कैसा होगा, नीचे का भी ताप सामान्य होगा ना, बहुत ज्यादा गर्मी नहीं होगी, बहुत ज्यादा ठंडी नहीं होगी। ऐसी स्थिति बनी रहेगी कि नहीं बनी रहेगी। क्लियर हुआ। ठीक, कि इस स्थिति से आपको क्या क्या चीजें क्लियर हो रही हैं। ठीक, कि अवशोषण नहीं होगा और ताप में यहां पर क्या हो जाएगी, ताप में कमी नहीं आएगी। ठीक, अब पृथ्वी ने जो ऊष्मा प्राप्त कर ली है सूर्य से, ठीक, जो कुछ क्षण के ऊष्मा आई है, वो ताप क्या था, बाहर निकलना चाहिए था। जब ताप बाहर नहीं निकलने पाया तो क्या हो जाएगा, यहां पर तापमान में क्या आपको दिख रहा है, तापमान में वृद्धि हो रही है पृथ्वी के, क्योंकि वो अवशोषित कर ले रहा है।
परंतु बाहर नहीं जाने दे रहा है। ठीक, तो जो ऊपर की लेयर होगी वो क्या हो जाएगी, ताप में वृद्धि करती चली जाएगी आपके यहां। इस लेयर से आपको क्या होगा, ताप में वृद्धि हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। ठीक, अब इसका छोटे छोटे एग्जाम्पल से हम लोग समझें। पहली चीज तो एक कॉमन सी बात है, कैसे ये हम लोग याद रखें कि ऐसा होता है, अवशोषित कर लेता है। इसका कॉमन सा एग्जाम्पल है, आप लोग ये जानते होंगे और जानते क्या है, आप लोगों की लाइफ में घट भी चुका होगा। ठीक है, इसको ऐसे समझिए कि कुछ लोग आपके जीवन में ऐसे आते हैं, आपका पैसा खर्च करवाते हैं, आपका टाइम खर्च करवाते हैं। ठीक है, वो अवशोषित कर लेते हैं, जो उनको जितना चाहिए आपसे उन्होंने आपको उतना चूस लिया है, फिर बाकी बचा गुठली की तरह आपको फेंक दिया। ऐसा होता है ना लाइफ में, बहुत से मतलबी इंसान आते हैं और बहुत से आजकल तो दुख रोने वाले भी हैं। ठीक है, तो चाहे वो गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, दोनों के लिए हैं। ठीक, तो ऐसे एग्जाम्पल से भी आप इस चीज को, जलवाष्प की घटना को याद रख सकते हैं। ठीक है, कि इन एग्जाम्पल से भी जो आपके जीवन में, मैं हमेशा बोलता हूं कि ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा मानवीय सब्जेक्ट है जहां पर आपकी एक तो साइंस है। ठीक, साइंस के साथ साथ आपके जीवन, आपके दिनचर्या में जो चीजें घटित होती हैं वो चीजें क्या है, इसमें शामिल हैं। तो इन चीजों को, जो चीजें आपके साथ शामिल हैं, उनको आप अच्छे से, सहजता से समझ सकते हैं कि नहीं समझ सकते हैं। ठीक, तो उन्हीं चीजों को कॉमन एग्जांपल से अगर यहां पर आप चीजें समझे, तो यहां पर क्या, ऊष्मा का अवशोषण किया और परावर्तित कर दिया, लेकिन पृथ्वी तक नहीं आने दिया। क्या होता है, जलवाष्प में, एक बार दिमाग में लगाइएगा कि जलवाष्प जहां पर भी होगी वहां सूर्य तप की मात्रा पृथ्वी तक नहीं आने पाती है। ठीक है, परावर्तन में भौमिक विकिरण की ऊर्जा जब जलवाष्प के कणों से टकराती है तो पृथ्वी की ऊष्मा बाहर नहीं जाने पाती है। ठीक है, तो ताप आपका मेंटेन रहता है, ताप में कमी नहीं आने पाती है। तो इसीलिए जब ताप में कमी नहीं आएगी तो आपको पता है कि ये टकराई और टकराने के पश्चात पुनः पृथ्वी पर आ गई, तो यहां पर क्या हो गया, ताप में कमी नहीं हुई। यही रीजन है कि जब यहां से ये नहीं होने पाती हैं तो यहां पर इसी गए जलवाष्प को हम लोग क्या कह देते हैं, प्राथमिक जलवाष्प को ही हम लोग क्या कहते हैं, कि इसको हम लोग कहते हैं प्राथमिक, क्या कहते हैं, प्राथमिक ग्रीन हाउस गैस, क्या कहते हैं, प्राथमिक ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। किसको कहते हैं, जलवाष्प को। ठीक है, जलवाष्प को हम कहते हैं ग्रीन हाउस, प्राथमिक ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। अभी तक हम लोग कल बात कर रहे थे, जब CO2 की बात कर रहे थे, तो हम लोगों ने बात क्या कही थी कि CO2 को, अब यहां थोड़ा सा कंपेयर करिएगा, CO2 को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस, ठीक, हाउस गैस कहते हैं, गैस कहते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पर हमने CO2 को ग्रीन हाउस गैस वर्ड यूज किया है। वर्ड याद रखिएगा, इसको हम लोगों ने कहा है ग्रीन हाउस गैस। ठीक है, तो इसको हमने कह दिया ग्रीन हाउस गैस, बट इसको हमने अभी जो हमने तुरंत इस पॉइंट को नोट किया है, तो इसको हमने क्या कहा है, प्राथमिक ग्रीन हाउस गैस। तो जलवाष्प क्या हो गई, आपकी प्राथमिक ग्रीन हाउस गैस हो गई। CO2 क्या है, आपकी ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, क्लियर हुआ, दोनों में डिफरेंसेस आप लोगों को क्लियर हो गया कि क्या चीजें वहां हमने बोली थी, क्या चीज यहां बोल रहा है। तो दोनों को एक सेट में रखिएगा, दिमाग स्थिर करके सुनिएगा, और हो सके तो मैं बार बार कह रहा हूं कि मेरे साथ फिगर बनाते हुए चलिए, आपको बहुत आसानी से चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, अब आप यहां से समझिए कि हम लोगों ने कहा कि ग्रीन हाउस गैस कहते हैं, क्यों, क्योंकि भौमिक विकिरण जो उत्सर्जित हो रही है, वो भौमिक विकिरण जो है,
ठीक है, भौमिक विकिरण है वो क्या हो रहा है, पृथ्वी से बाहर नहीं निकल पा रही है, तो पृथ्वी के तापमान में क्या हो रहा है, निरंतर वृद्धि हो रही है कि सूर्य तप की मात्रा अवशोषित हो जा रही है, लेकिन यहां से बाहर नहीं जा पा रही है। ठीक है, तथा यदि हम देखें ठीक, तो ताप में क्या हो रहा है, निरंतर वृद्धि होती है, इसीलिए इस गैस को क्या कहते हैं हम लोग, ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। ठीक है, CO2 को हम क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस गैस कहते हैं, लेकिन प्राथमिक गैस के रूप में इसे हम जानते हैं। अब यहां पर एक चीज और समझिए, मान लीजिए कि पृथ्वी के ऊपर जल वाष्प नहीं है तो क्या होगा, क्योंकि प्रश्न आप लोगों से पूछा जा सकता है कि पृथ्वी में जल वाष्प नहीं है तो क्या होगा साहब। ठीक है, तो यहां पर मान लीजिए जल वाष्प नहीं है, सॉरी ये कलर आप लोगों को दिखेगा ही नहीं। ठीक है, यहां पर है जल वाष्प नहीं है। ठीक है, नहीं है तो क्या होगा, क्योंकि प्रश्न तो आप लोगों के बड़े गंभीर रहते हैं, तो समझते हुए चलिए कि माना कि ये हमारी अर्थ है, क्या है, पृथ्वी है। ठीक है, ये हमारी पृथ्वी, हिंदी में भी लिख देते हैं। ठीक है, ये हमारी पृथ्वी हो गई, ये हमारा जो है पूरा का पूरा, अब यहां पर कुछ नहीं है। ठीक है, ये हमारा सन हो गया, क्या हो गया, ये हमारा सूर्य है। ठीक है, क्या हो गया, ये हमारा सूर्य हो गया। अब यदि सौर विकिरण प्राप्त होगी पृथ्वी को, सबसे पहले क्या होगा, सौर विकिरण पृथ्वी को प्राप्त होगी। यहां से सूर्य है तो ये सौर विकिरण से पृथ्वी क्या होगी, ये आपको क्या प्राप्त हो गया, सौर विकिरण, सौरिक। ठीक, सौरिक विकिरण। ठीक है, अब यहां से जल वाष्प नहीं है, वर्ड याद रखिए कि यहां पर अब जल वाष्प नहीं है, तो यहां पर दिन के समय में, ये कब मिलता है आपको, दिन के समय में। ठीक, दिन के समय में आपको क्या प्राप्त हुआ, सौरी विकिरण, सोलर रेडिएशन आपको प्राप्त हुआ। अब यहां पर बात करें रात्रि के समय की, अब ये क्या हो रहा है, भौमिक विकिरण, ये पृथ्वी क्या कर रही है, इसे क्या निकल रहा है, भौमिक विकिरण। ठीक, विकिरण, अब ये कब निकल रहा है, रात्रि के समय में, तो रात्रि के समय में। ठीक है, भौमिक विकिरण रात्रि के समय में निकलती है, मतलब पृथ्वी अपनी ऊर्जा को बाहर निकाल रही है। तो यहां पर यह देखना पड़ेगा हम लोगों को, जब सौर विकिरण निकलेगी, सौर विकिरण आई तो यहां पर क्या हो रहा है, सौर विकिरण आने से पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हुई। ठीक है, यहां से क्या हुआ, पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हुई। ठीक है, अब यहां पर जब हम बात करते हैं तो रात्रि में पृथ्वी के तापमान में कमी आएगी, पृथ्वी के तापमान में कमी आएगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो पृथ्वी का टेम्परेचर है वो भौमिक विकिरण के रूप में अनंत आकाश की तरफ जा रहा है, अवरोधक बीच में नहीं है। इतनी चीज क्लियर है। अब यहां पर ये जब चीजें आपको क्लियर हुई कि नहीं हुई, कि जब अवरोधक नहीं है तो ये कहां जाएगा, तापमान में कमी भौमिक विकिरण से रूप में ये कहां निकलेगा, अनंत आकाश की तरफ निकलेगा। कहां, अनंत आकाश की तरफ, आकाश की तरफ। ठीक है, ये याद रखने वाले पॉइंट है, ये याद रखते हुए आप लोग चलिएगा, अपने उस पर ड्रॉ करते हुए चलिएगा। जब भौमिक विकिरण निकलेगी तो वो कहां जाएगी, अनंत आकाश में। क्यों अनंत आकाश में जाएगी, क्योंकि कोई अवरोधक नहीं है। यहां पर हम बात करें तो यहां पर क्या है, कोई अवरोधक नहीं है, कोई अवरोधक नहीं है। ठीक है, जब कोई अवरोधक नहीं होगा तो ऊष्मा क्या हो जाएगी, I
पृथ्वी पर आई और पृथ्वी के बाद रात में वह ऊष्मा, जितना पृथ्वी ने ऊष्मा ग्रहण की थी उतनी ऊष्मा वो क्या हो रही है, बाहर भौमिक विकिरण के द्वारा निकल रही है। ठीक है, अब यहां पर बात करें तो अब थोड़ी चीज समझिएगा गंभीरता से, क्योंकि अब यहीं से प्रश्न आप लोगों को कैसे घुमाएगा, जो घुमाने की स्थिति बनने वाली है उस चीज को अब आप समझिए कि इतनी चीज हमें क्लियर हो गई। अब जब हम रेगिस्तान की बात करते हैं, अब मेन आता है कॉन्सेप्ट दूसरा। ठीक, अभी तक चीजें हम लोगों ने समझ ली कि कोई अनंत आकाश में कोई भी आपके ऊपर चादर नहीं लगी हुई है जिससे आपकी ऊष्मा रोकी जा सके, और यह स्थिति कब उत्पन्न होती है, अब आपको यह समझना है कि यह स्थिति कब बनती है आपके साथ, जब हम रेगिस्तान की चर्चा करते हैं। ठीक है, किसकी चर्चा कर रहे हैं हम, अर्थ में, यहां पर पृथ्वी में जब हम बात करते हैं डेजर्ट एरिया की, किसकी बात कर रहे हैं ये याद रखिएगा, डेजर्ट एरिया की या रेगिस्तान की बात कर रहे हैं। ठीक है, रेगिस्तान की बात कर रहे हैं। तो रेगिस्तान में क्या होता है कि ऊपर का क्षेत्र, जो पृथ्वी के ऊपरी सतह का क्षेत्र होता है, वहां किसी भी प्रकार की जलवाष्प नहीं पाई जाती है। रेगिस्तान के क्षेत्र में क्या होता है, रेगिस्तान के क्षेत्र में याद रखिएगा, क्षेत्र में किसी भी प्रकार का जलवाष्प नहीं पाया जाता है, जलवाष्प नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। बेसिकली किन डेजर्टों में ऐसा होता है, तो उष्ण कटिबंधीय, कहां पर जलवाष्प नहीं पाया जाएगा, ये याद रखने वाला क्षेत्र है। रेगिस्तान के क्षेत्र में किसी प्रकार का जलवाष्प नहीं पाया जाएगा, किस कटिबंध में नहीं पाया जाएगा, ये भी याद रखने वाला पॉइंट है। तो ये किस कटिबंध की बात हम लोग कर रहे हैं, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की। ठीक है, किसकी, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की। ठीक, क्षेत्र के, ठीक, किस रेगिस्तान की बात हो गई, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में जो रेगिस्तान पाए जाते हैं वहां पर जलवाष्प की मात्रा नहीं पाई जाती। इतनी चीज क्लियर है, किसी को कोई डाउट, सिंगल एक डाउट हो तो बताइए फटाक से। ठीक है, क्या हो जाएगा, यहां पर जब उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हो जाएगा तो यहां रेगिस्तान में किसी भी प्रकार का उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में जलवाष्प नहीं पाई जाती हैं। तो यहां पर आप देखते होंगे, इतनी चीज क्लियर हो गई, इसे हम लोग डिलीट करते हैं, मेन टॉपिक पे आते हैं कि बात क्या हमें करनी है। ठीक है, चलिए अब जब रेगिस्तान की हम लोग बात कर रहे हैं, रेगिस्तान की, कोई राजस्थान के क्षेत्र में गया हो तो वो कमेंट सेक्शन पे जाके बात करिएगा। ठीक, कमेंट करिएगा। अब जब ये आपका रेगिस्तान का क्षेत्र है, क्षेत्र कैसा हो गया, अब ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। अब यहां पर चीजें समझने वाली ये होंगी कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, रेगिस्तान है, तो यहां पर ये आपका सूर्य है। ठीक है, तो दिन का ताप तो बहुत अधिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दिन का ताप बहुत अधिक होगा, दिन का तापमान बहुत अधिक होगा, बहुत अधिक होगा। ठीक है, बहुत अधिक होगा। लेकिन दिन का ताप बहुत अधिक क्यों होगा, क्योंकि सौरीय विकिरण को या सोलर रेडिएशन को अर्थ तक आने में किसी भी प्रकार का कोई अवरोध नहीं झेलना पड़ा। क्या नहीं झेलना पड़ा आपको, कोई भी अवरोध नहीं झेलना पड़ा। जब अवरोध नहीं होगा तो वो क्या कर रही हैं, सीधे सूर्य की किरणें पृथ्वी से टकरा रही हैं। ठीक है, तो पृथ्वी के, ये दिन की बात है, दिन में ताप में वृद्धि हो जाएगी, ताप में वृद्धि। ठीक, जब सूर्य की किरणें सीधा पृथ्वी से टकराएंगी तो ताप में वृद्धि हो गई। जब ताप में, दिन में क्या हो गया, अब दिन में ताप में वृद्धि होती चली जा रही है। ठीक,
जैसे रात्रि का समय आएगा तो अब क्या होगा, जैसे सूर्य की किरणों के लिए कोई अवरोध नहीं था, वैसे पृथ्वी से निकलने वाली भौमिक विकिरण के अगेंस्ट कोई भी अवरोध नहीं होगा। यहां से क्या निकलेंगी, रात्रि के समय में भौमिक, रात्रि के समय में भौमिक विकिरण, ठीक है, रात्रि के समय में भौमिक विकिरण पृथ्वी से अनंत आकाश की तरफ जाएंगी, अनंत आकाश में चली जाएगी, ठीक है। अब जब अनंत आकाश में चली जाएगी तो पृथ्वी का यहां से क्या हो रहा है, तापमान में गिरावट होगी, ठीक, क्या हो जाएगी, तापमान में गिरावट होगी, ठीक है। एक एक पॉइंट को लिखते चलिएगा, गिरावट होगी, ठीक। जब तापमान में गिरावट होगी तो निरंतर ये क्या हो रहा है, रात्रि के समय में निरंतर चली जा रही। अब दूसरी चीज, एक चीज याद रखनी है आप लोगों को, दिन जितना छोटा होगा रात उतनी बड़ी होगी, कॉमन सी बात है, ठीक है। तो यहां पर क्या है, तापमान में गिरावट होती चली जाएगी, ठीक है। जब इसके तापमान में निरंतर गिरावट होती चली जाएगी तो इससे क्या हो जाएगा, क्या निरंतर गिरावट हो रही, तो अब रात्रि का जो तापमान होगा वो रात्रि का तापमान क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा या ऋणात्मक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, ऋणात्मक या निगेटिव हो जाएगा। तापमान कैसा हो जाएगा, ऋणात्मक तापमान हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। क्लियर हुआ कि इसका तापमान कैसा हो जाएगा, ऋणात्मक तापमान हो जाएगा। अप्रोक्सीमेट हम देखते हैं लगभग -5 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है यहां का तापमान, ठीक है। इसलिए वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा होना बहुत जरूरी है। क्लियर हुआ कि वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा होना बहुत जरूरी है। क्लियर है, ठीक है। तो इन चीजों को आप लोग याद रखिएगा कि क्यों किसी चीज की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे यदि हम चर्चा करें तो इसकी चर्चा हम लोग करते हैं आगे। तो यहां पर ये ध्यान देने वाले पॉइंट हैं कि जल वाष्प कितना इंपॉर्टेंट है। और एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट आता है यहां पर कि जल वाष्प, जहां पर जल वाष्प की मात्रा कहां पर ज्यादा होगी, ठीक है। जल वाष्प की मात्रा कहां पर ज्यादा होगी, जहां पर ज्यादा वर्षा होगी वहां पर ज्यादा जल वाष्प होगी। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, जल वाष्प कहां ज्यादा पाई जाएगी, रेगिस्तान में जल वाष्प क्यों नहीं पाई जाती है। पहला रीजन ये होता है क्योंकि वर्षा, ठीक है, रेगिस्तान में, नोट कर लीजिएगा, रेगिस्तान में जल वाष्प क्यों नहीं पाई जाती, जल वाष्प क्यों नहीं पाई जाती, क्यों नहीं पाई जाती है। तो ये इसका रीजन याद रखिएगा, क्यों नहीं पाई जाती है। पहला प्रश्न यदि आप लोगों के दिमाग में आ रहा है तो उसका आंसर ये है कि जल वाष्प की मात्रा रेगिस्तान में इसलिए नहीं पाई जाती है क्योंकि इस पूरे क्षेत्र में यहां पर क्या होता है, इस पूरे क्षेत्र में वर्षा की मात्रा बहुत कम हो जाती है। क्या हो जाती है, वर्षा की मात्रा बहुत कम होती है। लगभग यदि हम देखें रेगिस्तान में पहला पॉइंट क्या होता है, वर्षा बहुत कम होती है, ठीक है। क्या होती है, बहुत कम होती है। और कितनी कम होती है, लगभग 20 से 25 सेंटीमीटर वर्षा होती है रेगिस्तान में, ठीक है। जब 20 से 25 सेंटीमीटर वर्षा होगी रेगिस्तान में तो यहां पर आप लोगों को एक पॉइंट याद रखना है कि जब इतनी कम वर्षा होगी तो जब वर्षा कम, ठीक, तो जल वाष्प
ना के बराबर, जल वाष्प भी कम होगा, जल वाष्प कम, ठीक है। अब जब तापमान अधिक होगा और वर्षा बिल्कुल कम है तो यहां पर क्या हो जाएगा, जल वाष्प जल वाष्प ना के बराबर, ना के बराबर होगा, क्लियर हुआ कि रेगिस्तान में जलवाष्प की मात्रा क्यों कम होती है, ठीक है। तो रेगिस्तान में जलवाष्प की मात्रा क्यों कम होती है ये क्लियर हो गया। वर्षा बहुत कम होती है, 20 से 25 सेंटीमीटर वर्षा होती है। कई बार ऐसा होता है, कई उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान 15 से 20 सेंटीमीटर वर्षा होती है, ठीक है। तो जब वर्षा कम होगी तो जलवाष्प की मात्रा निश्चित रूप से कम होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे यदि हम बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करते हैं कि जहां पर ज्यादा वर्षा होगी वहां पर जल वाष्प की मात्रा ज्यादा होगी, ठीक है। और जहां पर ज्यादा जल वाष्प होगी तो वहां पर आपको ये पता होना चाहिए कि जब ज्यादा वर्षा ज्यादा जल वाष्प तो तापमान में क्या हो जाएगा, तापमान वेरी करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात ये होती है कि मान लीजिए कि आप लोग ठंडी के मौसम में हैं, ठीक, ठंड का मौसम है, ठीक है। ठंड के मौसम में हम लोग क्या देखते हैं, रात बहुत अधिक ठंडी लगती है, हम लोगों को रात्रि में बहुत अधिक ठंड लगती है ना, सबको लगती है, मुझे ही नहीं लगती, आपको भी लगती होगी। रात में क्या हो जाता है, बहुत अधिक ठंड लगती है। दिन में ठंड के समय की यदि हम बात करते हैं, ठंड में क्या होता है, दिन में अब ये अपनी लाइफ से जोड़ लीजिएगा, दिन में ठंड कम लगती है, ठंड कम लगती है, ठीक है। लेकिन रात्रि में ठंड ज्यादा लगती है, रात्रि में ठंड ज्यादा लगती है, ठीक है। अब ज्यादा क्यों लगती है, सबसे पहला प्रश्न ये आएगा आप लोगों को, रात में ठंड ज्यादा लगती है क्यों, ठीक। तो आपको मैंने बताया है कि दिन में सौरीय विकिरण प्राप्त होता है, ठीक, क्या प्राप्त होता है, सौरीय विकिरण प्राप्त होता है, ठीक है। और रात्रि के समय में सौरीय विकिरण नहीं प्राप्त होता है, ठीक। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है कि रात्रि के समय में आपको क्या हो जाएगा, सौरीय विकिरण नहीं प्राप्त होगा। दूसरी चीज यह होती है कि रात्रि के समय में क्या हो जाता है, पृथ्वी अपनी ऊर्जा का उत्सर्जन करने लगती है, ठीक है। यदि यहीं पर यह हो कि ऊर्जा का उत्सर्जन कर रही है। दूसरी चीज, दिन की अवधि की बात हम करते हैं, ठंड में दिन की अवधि क्या हो जाती है, अवधि कम हो जाती है, दिन की अवधि कम होती है और रात्रि की अवधि ज्यादा होती है, ठीक, रात्रि की अवधि ज्यादा होती है, ठीक है। मान लीजिए कि दिन आपका केवल 6 से 7 घंटे का है, ठीक, बाकी यदि हम देखें यदि 6 घंटे का तो रात्रि का टाइम क्या हो जाएगा, 18 आवर्स का हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर जो सौर विकिरण आपको प्राप्त होगी, जो सोलर रेडिएशन या सौरीय विकिरण, क्या है, सौरीय विकिरण, ठीक, विकिरण प्राप्त होगी, वो कितनी देर प्राप्त होती है आपको, 6 से 7 घंटे। लेकिन यहां पर यदि हम देखें तो यहां पर लगभग 18 आवर, ठीक, 18 घंटे भौमिक विकिरण उत्सर्जन होता है, भौमिक, ठीक है, भौमिक विकिरण का उत्सर्जन होता है। क्या होता है, उत्सर्जन होता है। अब जब भौमिक विकिरण का उत्सर्जन होगा तो क्या होगा, ठंड हमें रात्रि के समय में ज्यादा लगेगी। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि निरंतर जब भौमिक विकिरण का उत्सर्जन होगा तो क्या हो जाएगी, ठंड बढ़ती चली जाती है,
इसी कारण से ठंडियों में हमें ठंड ज्यादा लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यदि बादलों का निर्माण हो जाता है तो क्या होता है। ठीक, यदि बादलों का निर्माण हो जाए, मान लीजिए कि हमारी पृथ्वी के ऊपर बादल, जैसे इलाहाबाद में आप लोग रह रहे हैं, दिल्ली में रह रहे हैं, ठीक है, हैदराबाद में रह रहे हैं, कर्नाटका में, बेंगलुरु में, कहीं भी रह रहे हैं, तो यदि वहां पर बादलों का निर्माण हो गया, ठीक है, ये बादल का निर्माण हो गया, ये आपकी पृथ्वी है, ये आपका सूर्य है, ठीक है, अब ये सूर्य है, अब यहां पर क्या होगा, तो पृथ्वी के ताप में कैसा होगा, पृथ्वी का तापमान कैसा हो जाएगा, ठीक है। ठंड के समय में आकाश में बादल छा जाए तो हमें क्या होगा, हमें कैसा लगेगा, तो ठंड कम लगेगी या ज्यादा लगेगी, क्योंकि आप लोगों से कुछ ऐसे ही टफ करके कई तिकड़म लगा के जो क्वेश्चन बनाए जाएंगे वो सिंपल और साधारण तरीके से नहीं, कुछ ऐसे ही प्रश्न बनाए जाएंगे। ठंड के समय में यदि बादल छा जाते हैं किसी क्षेत्र में तो वहां का तापमान कैसा होगा, ठीक है, क्लियर बताइए, इसमें क्या करेंगे आप लोग, तो इसे ऐसे समझिए कि सूर्य की किरणें आएंगी, परावर्तित हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, परावर्तित हो जाएंगी, ठीक है। अब यहां पर पृथ्वी का जो ताप है, पृथ्वी का जो तापमान है, ये सूर्य की किरणें आई, कुछ अवशोषित कर लिया, इन बादलों ने क्या कर लिया, अवशोषित कर लिया, ठीक है, अवशोषित कर लिया, बाकी चीजों को क्या कर दिया, परावर्तित कर दिया। अब यहां से क्या निकल रही है, भौमिक विकिरण, ठीक, क्या निकल रही है, भौमिक विकिरण। अब यहां पर जब भौमिक विकिरण निकलती हैं, अब आप याद रखिएगा कि भौमिक विकिरण जब निकलेंगी तो कुछ भाग अवशोषित कर लेगा और पुनः क्या कर देगा, पृथ्वी पर भेज देगा। तो पृथ्वी में या पृथ्वी के ताप में, पृथ्वी के तापमान में गिरावट नहीं होने पाती है, गिरावट नहीं होने पाती है, तो अब आप ये समझिए कि जब ये आपकी भौमिक विकिरण निकलेगी नहीं तो तापमान में गिरावट नहीं होगी। तो यही कारण होता है कि जब ठंड में बादल निर्मित हो जाते हैं तो उस समय आपको ठंड बहुत कम लगती है, क्या लगती है, ठंड बहुत कम लगती है, ठीक है, कम लगती है। अब क्लियर हो गया रीजन कि ठंड के समय में जब बादलों का निर्माण हो जाता है तो ठंड कम क्यों लगती है, क्योंकि ये डिस्कशन सब लोग करते हैं कि ठंड में बादलों का निर्माण हो गया भैया अब ठंड कम लगेगी, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हो गई कि कैसे ठंड आपको कम लगती है। तो यदि हम यहां पर और बात करें, यदि आसमान में गर्मी में बादल आ जाते हैं तो क्या हो जाती है, ठीक, तो क्या हो जाएगा, बादल छा जाते हैं तो क्या हो जाएगा, ठंड में ठंड कम लगेगी, गर्मी में गर्मी कम लगेगी, ठीक है, क्योंकि आसमान में बादल छाने का मतलब क्या है, जल वाष्प से भरा हुआ होता है। अब यहां पर बात होगी, सर आपने तापमान को तो कहा था कि तापमान बाहर नहीं निकलने पाएगा, लेकिन जब गर्मी की बात करेंगे तो ये जल वाष्प से भरे हुए बादल आपके ऊपर हैं, तो जल वाष्प क्या करता है, ऑलरेडी ठंडा करता है और यहां से जो भौमिक विकिरण है उनको उत्सर्जित अवशोषित कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगा, पृथ्वी के जो धरातल का ताप है उसमें सौर विकिरण प्राप्त नहीं होगा और कुछ मात्रा अवशोषित हो लेगी, तो क्या होगी, गर्मी भी हमें गर्मी के समय में जब बादल आ जाते हैं तो गर्मी कम लगती है, ठीक है। नेक्स्ट पे बात करें, जहां पर ज्यादा जल वाष्प होती है, मैंने अभी बताया वहां पर आपको सबसे ज्यादा भौमिक विकिरण, ज्यादा जल वाष्प होगी और ज्यादा भौमिक विकिरण होगा तो वो क्या होगा, परावर्तित हो जाएगा वहां से, ठीक है, अनंत आकाश पे नहीं जा पाएगी और तापमान में उसके गिरावट हो जाएगी। यदि हम भारत के परिप्रेक्ष्य पर बात करें, ठीक है, भारत के परिप्रेक्ष्य पे यदि हम बात करते हैं तो भारत कुछ ऐसा है, क्योंकि आप लोगों का पेपर यूपी से संबंधित होने वाला है,
तो यूपी से संबंधित, तो उसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। अब आप ये देखिए कि ये क्या है, ये आपका कोस्टल एरियाज है। क्या है? कोस्टल एरिया है। ये आपका कोस्टल एरिया है, पूरा समुद्र तटीय क्षेत्र। ठीक है, ये क्या है आपका पूरा का पूरा समुद्र तटीय क्षेत्र। क्या है? समुद्र तटीय क्षेत्र है। ठीक है, समुद्र तटीय क्षेत्र है। ये क्लियर हुआ? ये समुद्र तटीय क्षेत्र हो गया आपका। समुद्र तटीय क्षेत्र में वर्षा की मात्रा ज्यादा होगी, कॉमन सी बात है। ठीक, अब ये क्यों होगी इसका डिस्कशन हम दूसरे टॉपिक पे करेंगे, एलपीएल एचपी पे। ठीक है, तो जब हम इसके मानसून की बात करेंगे तब इस पे बात करेंगे। ठीक है, समुद्र तटीय क्षेत्र में वर्षा ज्यादा होगी। क्या हो जाएगा? यहां वर्षा ज्यादा होगी। वर्षा क्या हो जाएगी? ज्यादा होगी। जब वर्षा ज्यादा होगी तो यहां पर क्या होगा? जलवाष्प की मात्रा, वाष्प की मात्रा ज्यादा होगी। क्लियर है? अब ये आपको पता होना चाहिए, समुद्र के तटीय भागों में लगभग 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। यदि हम थोड़ा सा ऊपर और जाते हैं और निकलते हैं हम लोग राजस्थान की तरफ, ठीक है, राजस्थान की तरफ निकल गए, तो राजस्थान का जो ये पूरा का पूरा क्षेत्र है, ये कैसा है? मरुस्थलीय क्षेत्र है। कैसा है? मरुस्थलीय क्षेत्र है। मरुस्थलीय क्षेत्र है। ठीक है, मरुस्थलीय क्षेत्र होने के कारण यहां पर क्या हो जाएगा? जलवाष्प की मात्रा कम। ठीक, क्यों? क्योंकि वर्षा कम होती है। ठीक है, अरावली आप लोगों को पता है कि अरावली किधर है? आपके मानसूनी पवनों के समानांतर खड़ा हुआ, तो वर्षा कम होगी। ठीक, वर्षा कम तो जलवाष्प की मात्रा कम, जलवाष्प की मात्रा कम, तो यहां पर क्या होगा? दिन और रात के तापमान में दिन और रात्रि के तापमान में बहुत अंतर होता है। बहुत अंतर होता है। अब रीजन क्या? अंतर कैसे? दिन में जब आप घूमेंगे तो आपको पसीना आता है। ठीक है, आपका शरीर कैसा हो जाता है? पसीने से लथपथ हो जाता है। लेकिन रात्रि के समय में जब हम बात करें कि रात्रि के समय में यहां पर आप क्या करते हैं? ब्लैंकेट लेके ओढ़ के सोते हैं। ठीक, रात में क्या है? राजस्थानी क्षेत्र में जो आपका डेजर्ट एरिया से संबंधित एरिया है, जहां पर बालू वगैरह की टीले अधिक पाए जा रहे हैं, जैसे बाड़मेर, जैसलमेर, ठीक है, गंगानगर, ये पूरा क्षेत्र कैसा है? ऐसा ही क्षेत्र है जहां पर दिन का तापमान अधिक होता है, रात्रि का तापमान अलग होता है। तो यहां से ये चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई कि दिन और रात के तापांतर में बड़ा अंतर होता है। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई आप लोगों को। नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करते हैं अब। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। जब जलवाष्प की मात्रा, अब यहीं पर यदि हम यह कहें, एक क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि ये टॉपिक खत्म हो रहा है पूरी तरह से। जलवाष्प आप लोगों को, मुझे लगता है कि मैंने क्लियर एक एक पॉइंट को आप लोगों को क्लियर कर दिया है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य है। ठीक है, स्टेटमेंट की बात करते हैं। तो पहला स्टेटमेंट यदि हम देखें तो CO2 एक प्राथमिक ग्रीन हाउस गैस है। क्या है? CO2 एक प्राथमिक ग्रीन
हाउस गैस है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात हम करते हैं तो जल वाष्प एक ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, प्राथमिक ग्रीन हाउस गैस है। नंबर तीसरे पे देखते हैं, पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए, पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए जल वाष्प अत्यधिक आवश्यक है। जल वाष्प आवश्यक है। ठीक है, चौथा पॉइंट हम लोग पॉइंट करते हैं, CO2 को शून्य कर देना एक बौद्धिक कदम होगा। नंबर चौथा, CO2 को शून्य कर देना एक बौद्धिक कदम होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन के आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा और इसके बाद मैं इसे कल एक्सप्लेन करूंगा इस क्वेश्चन को, कि इस क्वेश्चन में आपको एक एक वर्ड को डिफाइन करना है, एक एक क्वेश्चन को, एक एक वर्ड को। जैसे प्रथम कथन दिया गया है, CO2 एक प्राथमिक गैस है, यदि है तो क्यों है उसको बताइएगा। जल वाष्प की बात करें, जल वाष्प एक प्राथमिक ग्रीन हाउस गैस है, यदि प्राथमिक ग्रीन हाउस गैस है या ग्रीन हाउस गैस है तो ये क्यों है और कैसे इसे हम लोग प्राथमिक या ग्रीन हाउस गैस कहते हैं, उसका रीजन बताइएगा। नेक्स्ट पे बात करिए तो पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए जल वाष्प आवश्यक है। ये क्यों आवश्यक है, अगर जल वाष्प ना हो तो क्या होगा, इसको भी आप एक्सप्लेन करिएगा। ठीक है, चौथे पे CO2 को शून्य कर देना एक बौद्धिक कदम है। क्या है, बौद्धिक कदम है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ये आपका चौथा पॉइंट है, इसे एक्सप्लेन जरूर करिएगा, एक ही लाइन में बताइएगा कमेंट में, लेकिन बताइएगा जरूर, क्योंकि इनसे चीजें आपकी उभरेंगी, निखरेंगी और ज्यादा से ज्यादा चीजें अच्छी होंगी। ठीक है, क्लियर है कि इससे चीजें आपकी ज्यादा अच्छी होंगी, आपकी समझ बढ़ेगी, जो आप पढ़ रहे हैं उसको आपने कितना आत्मसात किया है, कितना समझा है, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास पे। थैंक यू।